अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, खैरियत से हो आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, महफूज होंगे अपने घरों में। आज हमने एक बहुत ही प्यारी सी पोएम पढ़नी है। मुझे बहुत पसंद है ये पोएम। वाई? बिकॉज आई कैन रिलेट माई सेल्फ टू द पोएम। हुआ कुछ यूँ था, वंस आई वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। और पार्क में ज़्यादा रश नहीं था और मैं वहाँ पे वॉक कर रही थी। कुछ देर बाद, थोड़ी वॉक जब मैं कर रही थी, उसके कुछ देर बाद मुझे किसी के होली कुरान की कुछ वर्सेस की कोई तिलावत कर रहा था और उसकी आवाज़ मेरे कान में पड़ी। सुबह सुबह का वक्त था, बहुत खामोशी थी, सिर्फ़ परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ थी, हल्की हल्की सी धुन थी और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। पार्क था, ग्रीनरी थी, नेचर थी ऑल अराउंड मी। और उस खूबसूरत मंज़र में मुझे सुनने को मिली कुरान पाक की खूबसूरत तिलावत। एक लड़का था, कोई यंग लाइक स्टूडेंट ऑफ 9th और 10th यंग बॉय, वो तिलावत कर रहा था। व्हाट डिड आई डू? मैं वहाँ पर एक बेंच पे पास ही बैठ गई और मैं वो सुनती रही तिलावत जब तक वो करता रहा। और शायद वो उस इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस था मुझ पे। और डेफ़िनेटली कुरान पाक की तिलावत तो वैसे ही दिल को बहुत सुकून देती है, और उसके साथ एडिशन क्या हो गया, वो इन्वायरमेंट। और उस आवाज़ का और उस इन्वायरमेंट का मुझ पे इतना शदीद असर हुआ दैट आई फेल्ट दैट आई वॉज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड, आई वॉज समवेयर एल्स। मतलब इतना सुकून, इतनी तस्कीन पहुँची ना, दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। बाद में तिलावत करके वो चला गया। शायद उस पर्सन की वो हैबिट थी, मैं तो ऑफ एंड ऑन कभी कभी जाती थी वहाँ पे पार्क में। शायद उस पर्सन की हैबिट थी, वो आके वहाँ तिलावत करता था, या शायद उसको भी दिल चाह रहा होगा अपने दिल को सुकून देने का, तो उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर ली। बट आई फील कि मैं फिर कभी जाऊँ और मुझे उसी तरह खामोशी में हल्की हल्की धुंध हो, परिंदों की चहचहाहट हो, सुबह सवेरे का वक्त हो और उसी तरह से खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत सुनने को मिले। सिर्फ वो आवाज़ नहीं थी जिसका असर था, जो इन्वायरमेंट था, जो नेचर थी, उसने ऐड किया था, उस खूबसूरत आवाज़ को प्लस पॉइंट दिया था। मैंने ये सारा अपने साथ होने वाला सिनेरियो क्यों बताया आपको? बिकॉज़ हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसमें भी थोड़ा सा इससे कुछ मिलता जुलता ही मंज़र डिस्क्राइब हो रहा है। ऑल्दो वहाँ पर तिलावत की तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ है जिसकी वजह से मैं ख़ुद को इस पोएम से रिलेट कर रही हूँ। रीड आउट करेंगे और जानेंगे कि मैंने क्यों ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। टुडे वी आर गोइंग टू हैव लेक्चर नंबर 13 of English for the students of class 8th, and today we are going to read text of a poem named as The Solitary Reaper by William Wordsworth. So open your books, Oxford Modern English, and let's start reading of The Solitary Reaper. Lecture number 13, class 8, subject English. The Solitary Reaper by William Wordsworth. Before starting with the text of the poem, let's get ourselves introduced with the poet. William Wordsworth, 1770 to 1850. He is called poet of nature. Why? Because he perceived nature as a living entity. Nature for him was a source of joy, for a source of consolation. For him, nature was a teacher, a preacher and a guardian. उसके लिए नेचर एक डेड चीज़ नहीं थी। नेचुरल सीन एंड नेचर अराउंड हिम was a source of pleasure. वो हमें खुशी, उसके मुताबिक नेचर हमें खुशी भी देती है और हमारे दुख का मदावा भी करती है। नेचर उसके लिए ज़िंदा एक एंटिटी की मानंद थी, जो कि इंसान को सिखाती भी है। ही इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर।
Actually, he was a true lover of nature and natural scenes. He had a great imagination and his observation from the nature was always accurate and first hand. So, let's know something about the poem. कि poem किस बारे में है? In this poem, the poet tells us the story of a lovely Highland girl. Highland girl means some girl who lives in mountainy areas, who is working in a field and singing a song. He is deeply impressed by her song and remembers the melody of her song even after he has left the place. एक लड़की है हाईलैंड गर्ल जो कि फसलों में काम कर रही है, फसल को काट रही है, बांध रही है और साथ में गाना गा रही है. अब जो पोएट है वो उसके गाने से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है कि उस गाने ने और उस सीन ने उसके ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन. ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग बट द सैड ब्यूटी ऑफ हर वॉइस गोज स्ट्रेट टू हिज हार्ट. वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस लैंग्वेज में गाना गा रही है, बट उसके जो सैड टोन है वो पोएट के दिल तक पहुंच जाती है. The atmosphere of the poem and the song of the girl as a part of the beauty of nature leaves a lasting impression on the mind of the poet. जो एटमॉस्फेयर है और जो गाना है लड़की का, उसने उस पोएट के दिलो दिमाग पे ना ख़त्म होने वाले नकूश छोड़े हैं. सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी दैट मैंने अपने साथ होने वाला वो एक्सपीरियंस क्यों शेयर किया. इन माई केस there were verses of Holy Quran and a beautiful natural scene. Here there was some tune, some melody with natural scene. अब relate तो हो रहा है ना. Just like the poet, I felt a lasting impression on myself. Let's move toward the text of the poem, The Solitary Reaper. 4 लाइन्स करके हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और साथ में समझने की कोशिश करेंगे. Afterwards, we'll move toward MCQs and summary and all that. First of all, behold her. Behold होता है देखो, to see. Meanings लिखते जाइएगा ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए. Single in the field. वो खेत में तन्हा है. Yon, solitary highland lass. Lass कहते हैं lady को. Solitary is तन्हा. वो तन्हा है. Yon the person. That person thing जो वहाँ पर मौजूद हो. So yon solitary highland lass के highland mountainy areas में रहने वाली एक खातून है वहाँ पे तन्हा खेत में. Reaping and singing by herself. वो काट रही है फसल को और गा रही है. Stop here और gently pass. पोएट क्या कह रहा है, या यहाँ रुक जाओ या खामोशी से गुजर जाओ. So in these lines the poet tells us about a young girl of Scotland. He tells us to look at the girl who is reaping grain and also singing a sweet song. He advises the passerby to stop short and listen to her song or pass very silently by her so that she is not disturbed. Moving forward, alone she cuts and binds the grain. वो अकेली काटती है और बांधती है अनाज को and sings a melancholy strain. melancholy होता है sad, दुख भरा. strain कोई धुन, so यहाँ पर song. Oh listen for the vale profound. vale profound यानी गहरी वादी is overflowing with the sound. पोएट कह रहा है वो देखो ये जो गहरी वादी है वो उसकी आवाज़ से गूंज रही है, भरपूर है. ओवरफ्लोइंग होता है कोई चीज़ जब मुंह तक भर जाए और छलकने लगे. सो ओवरफ्लोइंग विद द साउंड कि ये गहरी वादी उसकी आवाज़ से, खूबसूरत आवाज़ से भरपूर है. द पोएट सेज दैट द हाईलैंड गर्ल cuts and binds the grain in bundles. She is also singing a sad song. She is very busy in her song as well as her work. The poet once again advises the passerby to listen to her song
He says that the whole deep valley is echoing with her sweet song. The whole tale is listened to her sweet song. पूरी जो वादी है वो उसकी खूबसूरत आवाज़ को सुन रही है और उसकी आवाज़ से भरपूर है. We should also listen to her song and enjoy it. Moving forward, now in these lines, the poet will compare the voice of this girl with that of nightingale. बुलबुल के साथ पोएट उस लड़की की आवाज़ को कंपेयर करेगा. We can say that though he was so much fascinated by her voice, and definitely it was the effect of scene as well. जिस सीन में वो खड़ा था, जो सराउंडिंग थी, उसका भी इफेक्ट था. एंड मोर ओवर देयर इज़ ऑल्सो सम एग्जेजरेशन. अब यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कितना वो ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहा है. पढ़ते हैं. नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट. कोई भी बुलबुल ने ऐसा गाना नहीं गाया होगा. चांट होता है सिंग करना. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, यानी थके हुए कारवां के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत गाना किसी ने नहीं गाया होगा. नाइटिंगेल ने, बर्ड ने नहीं गाया होगा. ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड, यानी अरब के सहराओं में किसी शेडी जगह पर ठहरे हुए कारवां के लिए भी किसी बुलबुल ने इतना भरपूर, इतना खूबसूरत, खुशामदीद करने वाला गाना ना गाया होगा. So, in the lines, the poet compares the song, the voice of the girl, to that of nightingale. किससे compare कर रहा है? Nightingale. Nightingale is considered a sweet voiced bird. समझा जाता है कि nightingale जो है एक sweet voiced bird है. The poet says no nightingale has so far sung a melodious a song as that of the singing girl. पोएट को लग रहा है भाई कि उस गर्ल से ज़्यादा स्वीट सॉन्ग तो बुलबुल ने भी कभी ना गाया होगा. When some group of tired travelers reach a shady place in the Arabian desert, the nightingale welcomes the caravan with its sweet song. When a tired caravan reaches any oasis or shrubby areas, the nightingale welcomes it. The poet says that the voice of the singing girl is rather sweeter than that of nightingale. दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि अरेबियन सैंड, अरब के सहराओं में गुजरते हुए कारवां को जब कोई शेडी एरिया मिलता है वो वहाँ पड़ाव करते हैं और नाइटिंगेल, बुलबुल, उनका इस्तकबाल करती है अपनी खूबसूरत आवाज़ से. सो हियर द पोएट इज़ सेइंग कि उस लड़की की खूबसूरत आवाज़ उस नाइटिंगेल के गाने से भी ज़्यादा खूबसूरत है. मूविंग फॉरवर्ड, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड. इतनी पुरजोश आवाज़ किसी ने कभी ना सुनी होगी. इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कि कोयल की बहार में भी आवाज़ जो होती है उतनी खूबसूरत नहीं होती. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हेब्राइड्स. वो कहता है उस लड़की की आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि वो समुद्रों की खामोशी को तोड़ती हुई दूर दराज हेब्राइड के जजीरों तक जा पहुँचती है. The lines show a comparison between the song of the girl and the song of cuckoo. He says that such a sweet voice was never heard from the cuckoo even in the spring season. The song of the cuckoo is always very sweet, but the voice of the girl who was singing was sweeter than the cuckoo's. The voice of the girl was so sweet that it broke the silence of the seas of the far-off island on northwest coast of Scotland. आगे बढ़ते हैं. Will no one tell me what she sings? वो कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं बताएगा. It means I do not understand. What does she sing? Perhaps the plaintive number flow. शायद कोई दुख भरा कोई गाना गा रही है. Plaintive होता है sad. For old unhappy far off thing. शायद कोई दूर दराज, कोई दुख वाला, कोई पुराना वाक़या वो याद कर रही है. एंड बेटर लॉन्ग अगो, या कोई पुराना, किसी पुरानी जंग की याद में वो गाना गा रही है.
इस 4 लाइन्स में पोइट एक्सप्लेन कर दैट ही डजंट नो व्हाट इज शी सिंग, बट ही इज़ जस्ट एज्यूमिंग कि कोई दुखी दास्तान है, कोई फार ऑफ थिंग है, कोई अनहैप्पी इवेंट है, या कोई बैटल है जिसको वो रिकाउंट कर रही है. सो इन दिस लाइन द पोइट टेल्स अस about the language of the song he doesn't understand. The language is alien to him. He says, will no one tell him the meaning of the song of the girl? He says that perhaps the girl is singing some sad song of the past. He guesses the language and the meaning of the song. Perhaps girl is singing some unhappy song or singing about event that had taken place in the past. Perhaps she is singing about battle which have been fought in far off past. So these are just assumptions of the poet कि वो क्या गा रही है. He is not sure that what is she singing, but he is just assuming. Moving forward, or is it some more humbly familiar matter to the day? वो कह रहा है और इट इज़ मोर सम हम्बली, यानी कोई आम सा और भी ले सॉन्ग हो सकता है जो कि आजकल के कोई करीब का ही कोई मैटर हो. सम नेचुरल सोरो, कोई फितरी दुख, लॉस, नुकसान और पैन और दर्द दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो कि जिससे वो शायद गुजर चुकी है या वो दोबारा हो सकता है. These lines are also an expression of the ununderstandable language of the song. The poet again guesses at the theme. Perhaps she is singing a simple song on some ordinary matter of the present age, but she is singing simple sorrow or loss or of some misery. Maybe she is singing for some heartbroken event, the incident of loss or pain. So in these 8 lines, he is just assuming different topics of the song. He is actually not sure of anyone. Moving forward to the last passage, whatever the theme the maiden sang, अब वो कह रहे हैं जो कुछ भी वो गा रही है, जो कुछ भी उसका मौजू है गाने का, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work. As if it means he want कि कभी शायद उसका गाना जो है इतना खूबसूरत है कि कभी ख़त्म ना हो. I saw her singing at her work. मैंने देखा है कि वो अपने काम के दौरान गाना गा रही है. And over the sickle bending, और दांतरी से जब वो काट रही है उस पर वो झुकी हुई है. The lines also show that the poet did not know the theme of the song. He says, whatever theme she sang, irrespective of that, it seemed that the song of the young girl would not come to an end. The poet says that he saw the girl busy at her work and also singing while she reaping with a sickle. I listened, motionless and still. मैं बेहिसो हरकत वहाँ खड़ा रहा और सुनता रहा. And as I mounted up the hills, जैसे जैसे मैं hills पे पहाड़ियों पे चढ़ता गया, दूर होता गया, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. कि वो जो म्यूज़िक था वो मेरे दिल में उतरता चला गया और उसके बाद मैंने कभी उतना सुरीला गाना नहीं सुना. There are the concluding lines of the poem. The poet says, the first he listened to her song, standing still and motionless. But as he mounted up the hills of Scotland, the tune of the song was so sweet that it struck the heart of the poet. He was so impressed that he carried the melody of the song with him long after the song was ended by the girl. यानी कि जब गाना वो गा चुकी, she had finished, but उसकी जो आवाज़ है, उसका जो इम्प्रेशन है, that was never ending, और वो पोइट के दिल में उतर गया. Actually, the poet, being a poet of the nature, was profoundly impressed by the natural scene. He remembered the song for its natural melodious effect. कि जो नेचर का अफेक्ट था उसके ऊपर और एक नेचुरल सीन था जिसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, जिसको किसी ने किया नहीं है, उसका इम्प्रेशन था उस पोइट पे.
So this was all about the poem. Now you can relate myself with the poem, as I have told you one of my experience. G, let's move toward the summary of the poem. Summary is so easy if you have understood the poem. Poem अगर समझ आ गई है, there is nothing difficult in the summary. The poem, The Solitary Reaper. Reaper वैसे क्या होता है? Reaper is someone who cuts the crop. Has been written by William Wordsworth. Now student, be careful about the name of the poet. Many of the students of this class make mistake, like they write words separately and worth separately. Wordsworth, ये two words है, एक name है William Wordsworth. विलियम एक, वर्ड्सवर्थ दो. सो दो वर्ड्स आते हैं एक नेम में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको तीन में सेपरेट कर देते हैं, विलियम फिर वर्ड्स फिर वर्थ. नो, आपने जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है. हु इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर? वाई was he called poet of nature? I have told you, because for him nature is not dead, it is a living entity. It can correspond, it can console, it can give you joy. So nature is living entity for the poet, and he is called poet of nature because he was so much fascinated by the nature. The poet happens to pass through a fertile and green valley. एक ज़रख़ेज़ और सरसब्ज़ वादी से गुज़र होता है पोइट का. He sees a young maiden in the green field. सरसब्ज़ खेतों में उसे एक नौजवान लड़की नज़र आती है. She belongs to Scotland. लड़की कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में. She is singing a sweet and melodious song. एक बहुत ही खूबसूरत मीठा धुन वाला गाना गा रही है वो. She is cutting the crop at the same time. साथ साथ वो क्रॉप्स को कट कर रही है. The poet is deeply impressed by the beauty of her song. उसकी गाने की खूबसूरती से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है. He does not anybody to disturb the girl while she is singing. वो नहीं चाहता कि कोई भी डिस्टर्ब करे उस लड़की को जब वो गाना गा रही है. The poet compares the melody of her voice with that of singing bird nightingale. हमने पढ़ा था ना कि वो उस लड़की के सिंगिंग ऑफ सॉन्ग को किस चीज़ से कंपेयर करता है? नाइटिंगेल से. द पोएट डज नॉट अंडरस्टैंड द सॉन्ग ऑफ द गर्ल. वो लड़की के सॉन्ग को समझ नहीं सकता. वाई? बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. उसको उसकी ज़ुबान का नहीं पता कि वो किस लैंग्वेज में गाना गा रही है. द पोएट डजंट अंडरस्टैंड द सॉन्ग ऑफ द गर्ल. हाउ एवर ही गेसेस दैट द सॉन्ग्स सीम्स टू बी ट्रैजिक इन द नेचर. ट्रैजिक इट मीन्स सैड, दुखी है, किसी दुखी इवेंट के बारे में वो गाना गा रही है. द सॉन्ग अपीयर्स टू बी अनएंडिंग टू द पोएट. पोएट के लिए सॉन्ग अनएंडिंग है. वाई? बिकॉज द इम्प्रेशन दैट सॉन्ग क्रिएटेड वॉज नेवर एंडिंग. इट कंटिन्यूज टू स्टेयर हिज सोल इवन व्हेन ही लीव्स द प्लेस. जब वो जगह छोड़ भी देता है तो भी उसकी रूह में वो गाना उतर चुका है. सो उसको अगेन एंड अगेन वो उस गाने से, उस खूबसूरती से, उस मिठास से मसरूर होता है. ये समरी आपके नोट्स में गिवन है, आपने एज इट इज़ लर्न करनी है. पेपर में आपको 10 मार्क्स की समरी आएगी, ठीक है. तो आपने इसको अच्छे से याद करना है विद द स्पेलिंग्स, और लर्निंग करते हुए बेटे आप लोगों ने टेंस का ख़ास ख्याल रखना होता है, ठीक है. मूविंग टूवर्ड द MCQs. पोएम द सॉलिटरी रीपर किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. प्रोफाउंड का क्या मतलब होता है? डीप, गहरा. रीपिंग, व्हाट डज इट मीन? कटिंग, काटना. अलॉन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन. वर्ब क्या है इसमें? व्हाट इज वर्ब बेसिकली? जी थोड़ा सोचिए, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड. एक्शन वर्ड लिख लीजिए, वर्ब के साथ अंडरलाइन करें वर्ब को, ऊपर लिखें एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड लाइक राइट, स्लीप, टेल, स्विम,
walk, talk, sleep. So these are all verbs. Alone she cuts and binds the grain. अब इसमें verb क्या है? G, cuts काटना और binds बांधना. So these are two verbs. No nightingale did even chant. Noun क्या है इसमें? Before identifying the noun, you must know that what is noun. Noun कहते हैं name को, naming word. Noun के साथ लिख लीजिए naming word. मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जाऊंगी name of place, person or thing, no. Just naming word. So nightingale एक bird का नाम है, बुलबुल. It is called noun. Choose the correct prefix for behave. Behave के लिए हमने correct prefix choose करना है. Prefix होता क्या है? एक root word के साथ beginning में हम कोई addition करते हैं, उसे हम कहते हैं prefixes. pre 9th होता है ना, जैसे 9th क्लास से पहले आने वाले, जब मतलब 9th क्लास स्टार्ट होने से पहले जब आप 9th को पढ़ना शुरू कर देते हो, इट इज़ कॉल्ड प्री 9th. जस्ट लाइक दैट, इसे याद रहेगा आपको, पहले आने वाला. सो प्रीफिक्सेस जब आप कोई एडिशन करते हो किसी रूट वर्ड से पहले. बिहेव के साथ मिसबिहेव. अब प्रीफिक्स बताना है आपने अप्रूव के लिए, डिसअप्रूव. Choose the correct option between you and me. You and me, यहाँ पर me as a subject pronoun यूज़ हो रहा है, subject case यहाँ object pronoun यूज़ हो रहा है, because यहाँ पर as a subject object यूज़ किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर me यूज़ करना है. I यूज़ नहीं कर सकते because it is subject. Mine नहीं यूज़ करते सकते because it is possessive. यहाँ हम यूज़ करेंगे मी, ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन. चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स. अब मैंने आपको पहले बताया है प्रीफिक्स क्या होता है. वर्ड से हम पहले लगाते हैं, बिलीव से डिसबिलीव. ठीक है. कंप्लीट का प्रीफिक्स क्या होगा? कंप्लीट. कंप्लीट से पहले हम क्या लगा सकते हैं? इनकम्प्लीट. ठीक है. कंफर्टेबल, uncomfortable. ठीक है. melancholy means, melancholy मैंने आपको बताया था रीडिंग के दौरान, दुख भरा. so mournful. William Wordsworth is called poet of nature. The poem The Solitary Reaper is about a singing girl. एक गुनगुनाती हुई लड़की के बारे में है ये. आगे बढ़ते हैं toward the question answers. By the use of certain words in the first stanza of the stanza, the poet conveys a sense of solitude. Solitude होता है तन्हाई. ऐसे कौन से words poet ने पहले stanza में यूज़ किए हैं जो कि तन्हाई का impression देते हैं, that the girl was alone? The use of the word like single, solitary, alone. सिंगल अकेला, सॉलिटरी तन्हा, अलॉन अकेला. सो ये वो वर्ड्स हैं जो कि सेंस ऑफ सॉलिट्यूड यानी तन्हाई के एहसास को उजागर करते हैं, यानी द गर्ल वॉज अलॉन. हु इज़ द पोएट एड्रेसिंग व्हेन ही सेज स्टॉप हियर और जेंटली पास? किससे पोएट बात कर रहा है, यानी पोएट किससे मुखातिब है जब वो कहता है कि रुक जाओ या फिर आहिस्ता से गुजर जाओ? द पोएट इज़ एड्रेसिंग टू द रीडर, के रीडर से बात कर रहा है. What does the poet imagine the reaper's song is about? पोएट को क्या लगता है कि रीपर कौन है? द गर्ल, जो कि फसल को काट रही है, कि उसका सॉन्ग किस बारे में है? पोएट को क्या लगता है? द पोएट imagines that the reaper's song must be sad or about old memories of sorrow. उसे लगता है कि किसी ओल्ड पुरानी मेमोरीज़ के बारे में है, जो कि दुखी पुरानी यादों के बारे में शायद वो लड़की गा रही है. इट कैन बी अबाउट कॉमन फेमिलियर मैटर ऑफ रूटीन. उसे लगता है कि शायद ये आम जाना पहचाना रूटीन का भी कोई मैटर हो सकता है.
Why do you think the Nightingale song is described as welcome and the Cuckoo song as thrilling? नाइटिंगेल के गाने को वेलकमिंग और कुकू के गाने को पुरजोश क्यों कहा गया है? नाइटिंगेल सॉन्ग कम्स इन द इवनिंग। नाइटिंगेल का गाना शाम को सुनने में आता है, विच इज़ अ वेलकम रिलीफ फॉर द वियरिंग। यानी जब इंसान थक जाता है, उकता जाता है, तो वो एक रिलीफ के लिए वेलकम का टाइम होता है कि अब आप रात हो चुकी है तो आप सुकून कर सकते हो। कुकू कम्स ड्यूरिंग द डे। कोयल का गाना सुबह सुबह आता है, अर्जिंग द ट्रैवलर टू मूव अहेड, जो कि ट्रैवलर्स को उभारती हैं कि उकसाती हैं कि वो आगे बढ़ें अपने मकसद की तरफ। हाउ डू वी नो दैट द रीपर्स सॉन्ग इज़ नॉट अ जॉयस वन? हमें कैसे पता चलता है कि जो रीपर है, जो लड़की फसल काट रही है, उसका गाना खुशी वाला नहीं है? विच वर्ड इन द पोएम टेल्स अस दिस? कौन से लफ्ज़ हैं जिनसे हमें ये अंदाज़ा होता है? Words used by the poet like melancholy, plaintive, unhappy, sorrow, loss and pain tell us that the reaper song is not a joyous one. ये सब वो वर्ड हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि रीपर का गाना खुशी वाला नहीं था। How do we know that the reaper song had a lasting effect on the poet? हमें कैसे पता चलता है कि रीपर के गाने का इम्प्रेशन ना ख़त्म होने वाला था पोएट पे? We know this when the poet says, "The music in my heart I bore, long after it was not heard." पोएट जब कहता है कि वो म्यूज़िक मेरे दिल में उतर जाता है, उसको मैंने अपने दिल में महफूज कर लिया है और उसके बाद मैंने ऐसा गाना कभी नहीं सुना। So these are 6 short questions. जब मुझे कुछ क्वेश्चंस रिसीव होते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स लाइक, मिस पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आते तो क्या हमने लर्न करने हैं? आई वुड सजेस्ट बेटे, डू लर्न दैम, ऑलराइट, डू नॉट स्किप एनीथिंग। ठीक है, इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि अगर आपको कहीं से भी कोई सवाल आता है, यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैम। मूविंग टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, more welcome, something that is more acceptable. In such a cold weather, a cup of hot tea would be more welcomed than a bath. इतनी शदीद सर्दी में नहाने की बजाय एक कप ऑफ टी is more acceptable, is more welcoming. Melancholy, it is अफसुर्दगी। She sings a melancholy song. वो एक दुख भरा अफसुर्दगी वाला गाना गाती है। Is overflowing with, overflowing भरा हुआ, लबरेज, यानी like if you fill a glass और वो पूरा ब्रिम तक भर जाता है और उसे बहना शुरू हो जाता है, this is called overflowing. The pot is overflowing with water. जो बर्तन है वो पानी से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ब्रेकिंग द साइलेंस, खामोशी तोड़ते हुए। अ ह्यूज शीट ऑफ आइस केम क्रशिंग डाउन, एक बड़ी आइस की तह जो थी वो नीचे की तरफ आई। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द माउंटेन्स, और उसने पहाड़ों की खामोशी को तोड़ दिया, यानी एक आइस की एक बहुत बड़ी लेयर पहाड़ों की खामोशी तोड़ते हुए नीचे आई। प्रोफाउंड, गहरी। अ प्रोफाउंड सैडनेस एनवेलप्ड द मॉर्नर्स, गहरे दुख ने जो मॉर्नर्स थे, दुख करने वाले थे, उनको घेरा हुआ था। फेमिलियर मैटर, जाना पहचाना मामला। वॉर एंड टूरिज़म आर फेमिलियर मैटर्स टुडे, कि जंग और दहशतगर्दी आजकल जाने पहचाने मौज़ूआत हैं। प्लेंटिव, दुखी। प्लेंटिव सॉन्ग्स आर संग बाय द गर्ल, लड़कियां दुखी गाने गा रही थीं। अमंग द फारदेस्ट, दूर दराज। The concept of divinity can be found even among the farthest corner of the earth.
दुनिया के दूर दराज इलाकों में भी रूहानियत का तसव्वुर पाया जाता है। सो these are the sentences, like 8 sentences। जब आप पोएम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न MCQs, बिकॉज वो तो 2-4 मिनट में आपको याद हो जाते हैं। आफ्टरवर्ड्स मूव टूवर्ड समरी। समरी को लर्न करने के बाद आपने मूव करना होता है टूवर्ड द सेंटेंसेस। जी तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव learned a very beautiful poem of a very great poet William Wordsworth। हमने पढ़ी है The Solitary Reaper, a very beautiful poem indeed। I hope कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से लर्निंग करनी है समरी की, MCQs की, sentences की, and do not skip the question answers because there are some students जो कि मुझे question करते हैं like we need to do the question answer or not। I would suggest do not skip anything। आपने उसको भी करना है, ठीक है। मुश्किल नहीं समझना किसी भी चीज़ को। आप माशाल्लाह इतना सब कुछ लर्न करते हैं, then why not the question answers? There are very few। So do not be scared of the problems। मुश्किल चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, not only in the learning but even in the life। कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स आई से दे आर लाइक वॉशिंग मशीन, कि जब हम एंटर होते हैं अंदर, प्रॉब्लम्स दे knock us around, they spin us, they wash us, they twist us, problems, but at the end of the time when we come out better, brighter and shiner than before। So don't be scared of any problem in your life, face it and go through it। हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। याद रखें, जो करता है अल्लाह पाक करता है, अल्लाह सब अच्छा करता है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।